सुनिए जी, मेरा आलू खाने का बहुत मन कर रहा है। जल्दी से मेरे लिए बाजार से आलू ले आइए। भाग्यवान, अभी पिछले हफ्ते ही तो तुमने आलू खाए थे। पिछले हफ्ते या पिछले महीने? मैंने आपसे कोई सोना या चांदी तो नहीं मांगा, सिर्फ आलू ही तो मांगे हैं। उस पे भी आप इतनी कंजूसी कर रहे हो। तुम चुप करो। तुम्हें पता भी है कि पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है। ठीक है जी, जब तक आप आलू नहीं लाएंगे तब तक मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी। मेरी प्यारी भाग्यवान, गुस्सा क्यों होती हो? मैं तुम्हारे लिए कल ही आलू ले आऊंगा। अब तो खुश हो ना तुम? फिर कोमल खाना बनाने रसोई में चली जाती है। तभी सेठ हीरालाल का नौकर चंदू आता है। नमस्ते मालिक। नमस्ते नमस्ते। बताओ कैसे आना हुआ? दरअसल मालिक, अगले महीने मेरे बेटी की शादी है, तो बस उसी के लिए आपसे थोड़े सहयोग की आवश्यकता थी। सहयोग? कैसा सहयोग? साफ साफ बताओ, मैं कुछ समझा नहीं। मालिक, मेरा मतलब थोड़े पैसे मिल जाते तो। तुम्हें पिछले महीने दिए तो थे। मालिक, वो तो खत्म हो गए। मेरे पास और पैसे नहीं है, तुम जा सकते हो। ऐसा मत कीजिए मालिक, मैं गरीब आदमी हूँ। अगर आप ही मेरी सहायता नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मेरे बाप दादा ने जिंदगी भर आपके परिवार की सेवा की है, कृपया मेरी सहायता कीजिए। अरे तो क्या तेरे खानदान ने मुफ्त में सेवा की है? बदले में हमने पैसे भी तो दिए हैं, और अभी मेरे पास पैसे नहीं है। जब आएंगे तो मैं दे दूंगा। तभी सेठ का मुंशी वहाँ आ जाता है। नमस्ते सरकार। आओ आओ मुंशी, और क्या खबर लाए हो? सरकार, इस महीने व्यापार में बहुत अच्छा लाभ हुआ है, तो बस उसी के पैसे आपको देने आया हूँ। मुंशी की ये सब बातें चंदू सुन रहा होता है। अरे चंदू, तू अभी तक गया नहीं? मैंने कहा ना कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है। जब होंगे दे दूंगा। चल अब जा यहाँ से। चंदू उदास मुंह लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ कोमल आती है और सेठ से बोलती है, सुनिए जी, आपने चंदू भैया को पैसे क्यों नहीं दिए? अरे भाग्यवान, पिछले महीने तो दिए थे मैंने उसे पैसे। अगर मैं उसको ऐसे ही पैसे देता रहूंगा तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी हालत भी चंदू जैसी हो जाएगी। तो ऐसा कौन सा चंदू भैया ने आपसे कोई खजाना मांग लिया था? देखो भाग्यवान, मुझे मत सिखाओ कि मुझे कैसे व्यापार करना है। अरे तुम्हें क्या पता कि पैसे कैसे कमाते हैं? ठीक है जी, जो करना है करो, मैं चली। इतना बोलकर कोमल रसोई में चली जाती है। सुनिए जी, आपको याद है ना आज आपको मेरे लिए क्या लाना है? हाँ भाग्यवान, मुझे पता है कि आज तुम्हारे लिए आलू लाने हैं। इतना बोलकर सेठ आलू लेने बाजार चला जाता है। अरे भाई, आलू किस भाव दिए हैं? 20 रुपए किलो है सेठ जी, बताइए कितने किलो तोल दूं? आलू के दाम सुनकर सेठ के होश उड़ जाते हैं। अरे आलू बेच रहे हो या सोना? सेठ जी, पूरे बाजार में यही दाम चल रहा है, आप किसी से भी पता कर लीजिए। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि कहाँ पर सस्ते आलू मिल रहे हैं? हाँ सेठ जी, जो पास वाला गांव है ना गंगापुर, वहाँ आपको जरूर सस्ते आलू मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर आलू की खेती की जाती है। ठीक है ठीक है, धन्यवाद तुम्हारा भाई, अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर सेठ हीरालाल गंगापुर गांव की ओर चल पड़ता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि गंगापुर गांव के रास्ते में एक नदी पड़ती है। अरे ये क्या, मैं तो भूल ही गया था कि रास्ते में एक नदी पड़ती है, और मैं इसे कैसे पार करूँ? मुझे तो तैरना ही नहीं आता। तभी एक नाव वाला व्यक्ति उसे आवाज लगाता है। अय्या सेठ जी, गंगापुर गांव जाना क्या आपको? हाँ भाई, मुझे गंगापुर गांव ही जाना है। अय्या तो सेठ जी, मेरे नाव में बैठने का। सेठ झट से नाव में बैठ जाता है। चलो भाई चलो। सेठ जी, इसका पैसा लगेगा, आपको पता ना? हाँ भाई पता है पता है, बताओ कितने पैसे लगेंगे? वैसे मैं सबसे 150 रुपए लेता हूँ, लेकिन आप मुझे नहीं लग रहे, इसलिए आपसे बस 100 रुपए लेगा। 100 रुपए सुनकर सेठ के होश उड़ जाते हैं। नहीं नहीं भाई, ये तो बहुत ज्यादा है। अय्या देख लीजिए सेठ जी, ये आखिरी नाव है जो गंगापुर जाती। अगली नाव को आने में 2 घंटे लगेगा, बाकी आपकी मर्जी। सेठ कुछ देर तक सोचता है। अगर बिना आलू लिए घर गया तो कोमल बहुत गुस्सा करेगी और घर का कोई काम भी नहीं करेगी। अय्या कैसे सोच में पड़ गए सेठ जी, चलना कि नहीं चलना क्या है? हाँ हाँ हाँ, चलो चलो। फिर सेठ नाव में बैठकर गंगापुर की ओर जाने लगता है। सेठ जी, क्या आप पहली बार जाते क्या गंगापुर है? हाँ भाई, मैं पहली बार जा रहा हूँ। वैसे कैसे काम से जाते जी? इसे क्या बताऊँ, अगर इसे बोलूँ कि आलू लेने जा रहा हूँ तो मेरी इज्जत का कचरा हो जाएगा। अय्या क्या हुआ सेठ जी, किस सोच में पड़ गए? क्या आपको कोई परेशानी जी? नहीं नहीं, कुछ नहीं। दरअसल मैं गंगापुर व्यापार के काम से जा रहा हूँ। अय्या अच्छा, तो आप इतनी देर से अपने व्यापार के बारे में सोच रहे जी? हाँ भाई, तुमने सही कहा। ऐसे ही दोनों बातें करते रहते हैं। लीजिए, आ गया सेठ जी आपका गंगापुर। ठीक है, ये लो अपने 100 रुपए।
पैसे देकर सेठ आगे बढ़ जाता है। अब ये कैसे पता चलेगा कि सस्ते आलू कहाँ मिलेंगे? तभी सेठ रास्ते से गुजर रहे एक व्यक्ति से पूछता है। अरे भाई सुनो। हाँ बताओ भाई। भाई मैं ये पूछ रहा था कि यहाँ आसपास कहीं आलू के खेत हैं क्या? हाँ भाई, यहाँ से बिल्कुल सीधे चले जाओ, तुम्हें सामने ही बहुत सारे आलू के खेत दिख जाएंगे। धन्यवाद भाई, अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर सेठ आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर चलने पर उसे आलू के बहुत सारे खेत नजर आते हैं। उस व्यक्ति ने सही कहा था, यहाँ तो बहुत सारे आलू के खेत हैं। मैं अभी जाकर आलू का मूल्य पता करता हूँ। फिर सेठ एक व्यक्ति के पास जाता है। अरे सुनो भाई, क्या आप आलू बेचते हो? हाँ भाई, मैं आलू बेचता हूँ, बताओ आपको कितनी बोरी दूँ? अरे भाई मुझे तो केवल आधा किलो आलू ही चाहिए। क्या भाई, बस आधा किलो? हाँ भाई, और कितने के दिए हैं? भाई 10 रुपए किलो है। उसकी बात सुनकर सेठ सोचने लगता है। अरे वाह, यहाँ तो हमारे गांव से सीधा आधे भाव में आलू मिल रहे हैं, तो क्यों ना थोड़े ज्यादा आलू ले जाए। इससे मेरे पैसे भी बचेंगे और कोमल भी खुश हो जाएगी। क्या हुआ भाई, तुम किस सोच में पड़ गए? भाई ऐसा करो, तुम मुझे आलू की 5 बोरियां दे दो। फिर वो व्यक्ति आलू की बोरियां एक तांगे में रखवा देता है। आलू की बोरियां लेकर सेठ नदी किनारे पहुंच जाता है। अरे यहाँ तो कोई नाव वाला नजर ही नहीं आ रहा है, अब क्या करूं? तभी उसे एक छोटी सी नाव नजर आती है। अरे वाह, क्या बात है। चलो कम से कम एक नाव तो मिली। चलो अभी जाकर इससे बात करता हूँ। फिर सेठ हीरा लाल उस नाव वाले व्यक्ति के पास जाता है। सुनो भाई, विजयनगर चलोगे क्या? हाँ सेठ जी, चलूंगा। ठीक है, तो ये मेरी आलू की बोरियां उठाकर अपनी नाव में रख लो। हाँ सेठ जी, इतनी सारी बोरियां मेरी नाव में नहीं आ पाएंगी, मेरी नाव छोटी है। अरे कुछ नहीं होगा, 5-10 रुपए फालतू ले लेना। लेकिन वो नाव वाला मना कर देता है, लेकिन सेठ उसे लालच देकर मना लेता है। देखा, मैं बोल रहा था ना कि तुम्हारी नाव हमारा बोझ झेल लेगी। इसी प्रकार वो थोड़ी दूर चलते हैं। जैसे ही वो बीच नदी में पहुंचते हैं, तभी नाव डूबने लगती है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? अरे ये नाव तो धीरे धीरे पानी में डूब रही है। अरे भाई साहब, मैंने पहले ही कहा था आपसे, ये नाव इतना वजन नहीं झेल पाएगी, कहा था ना। अरे अब क्या करना है, जल्दी बता। अरे मैं तो चला सेठ जी, अब आप अपना देखो। इतना बोलकर वो व्यक्ति नदी में कूद जाता है और तैरकर वहां से निकल जाता है। अरे बचाओ, अरे कोई तो बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता। अरे कोई तो बचाओ। वहां से विजयनगर गांव का एक मछुआरा गुजर रहा होता है। वो सेठ हीरा लाल को देख लेता है। हे भगवान, मुझे बचा ले। अगर मैं बच गया तो पूरे गांव के लोगों को भोजन करवाऊंगा। अय्या समझ लीजिए सेठ जी, भगवान ने आपकी सुन ली। फिर वो व्यक्ति सेठ को अपनी नाव में खींच लेता है। धन्यवाद भाई, तुमने मुझे बचा लिया। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अय्या उसकी कोई जरूरत नहीं जी, बस आप भोजन तैयार रखना। हाँ हाँ भाई। लेकिन सेठ के मन में कुछ और ही चल रहा था। अरे मैंने ये क्या बोल दिया जोश जोश में, अब फालतू का खर्चा करना पड़ेगा। फिर सेठ हीरा लाल किसी तरह अपने घर पहुंचता है। अरे आ गए आप, और मेरे आलू कहाँ हैं? अरे पति मरते मरते बचा, उसकी कोई फिक्र नहीं, इन्हें तो बस अपने आलू की पड़ी है। क्या बोल रहे हो जी, आपको क्या हो गया? फिर सेठ कोमल को सारी बात बताता है। अब परेशानी तो इस बात की है कि मैंने बोल तो दिया कि मैं पूरे गांव को भोजन करवाऊंगा, वो भी उस मुकेश के सामने, और उसने अब तक तो पूरे गांव में खबर भी फैला दी होगी। अब क्या करूं मैं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे इसमें करना क्या है, आप कल ही सभी गांव वालों को भोजन करा दो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? गांव के लोगों को खाना खिलाना मतलब बहुत सारे धन की बर्बादी। अरे भगवान ने आपकी जान भी तो बचाई है, और वैसे भी अब तो आपने उस मुकेश को बोल दिया, अब तक तो वैसे भी गांव में सबको पता चल गया होगा। मेरा दिमाग खराब मत करो और जाकर मेरे लिए पानी लेकर आओ। सेठ दावत टालने की सोच ही रहा था, तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आती है और वो चंदू को आवाज लगाता है। चंदू, अरे ओ चंदू, जल्दी इधर तो आ जरा। जी मालिक बताइए। कहाँ मर गया था, तुझे इतनी देर से आवाज लगा रहा हूँ। कुछ नहीं मालिक, थोड़ा काम कर रहा था। अब ध्यान से सुन, आज जब मैं नदी से आ रहा था तो बीच नदी में नाव के साथ दुर्घटना हो गई, जिसके कारण मेरे पैरों में बहुत चोट आई है, जिस वजह से मैं अब चल फिर नहीं पा रहा। आप कहे तो मैं आपके पैर दबा दूं मालिक। अरे मेरे पैरों में कोई मामूली सा दर्द थोड़ी ना है जो तेरे दबाने से ठीक हो जाएगा। तू गाँव में जा और सभी लोगों को बोल दे सेठ जी के पैरों में चोट लगी है, जिसके कारण वो अब चल फिर नहीं सकते, इसलिए कल का भोजन नहीं करा पाएंगे। ठीक है मालिक, मैं अभी जाकर सभी को बोल देता हूँ। और सुन, लोगों से ये भी कहना कि इस बात का मुझे बहुत दुख है कि मैं उन्हें भोजन नहीं करा पाया। ठीक है मालिक, जैसा आपने कहा मैं गाँव वालों से वैसा ही कहूँगा। इतना बोलकर चंदू चला जाता है।
सुनो सुनो गांव वालों। अरे चंदू, हमें पता है तू यहाँ सभी गांव वालों को खाने का न्योता देने आया है। अरे भाई, मुकेश ने पहले ही पूरे गांव में ढिंढोरा पीट दिया है कि कल तुम्हारा वो कंजूस सेठ पूरे गांव को भोजन कराएगा। हाँ हाँ भाई, जब से मैंने सुना है कि वो कंजूस सेठ दावत दे रहा है तो मैंने तब से कुछ खाया ही नहीं है। अरे भाई, तुमने क्या, पूरे गांव ने ही तब से कुछ नहीं खाया। अगर तुम लोगों का हो गया तो मैं आगे कुछ बोलूं? अरे हाँ हाँ चंदू बोल, तुझे किसी ने मना थोड़ी किया है। सुनो सुनो गांव वालों, कल सेठ हीरालाल सभी गांव वालों को भोजन कराने वाले थे। वो भोजन अब नहीं कराया जाएगा क्योंकि आज हमारे सेठ जी के साथ एक दुर्घटना हो गई जिसके कारण उनके दोनों पैरों ने काम करना बंद कर दिया है। ऐसा सुनते ही गांव वालों के होश उड़ जाते हैं। मुझे तो उस कंजूस सेठ पर पहले ही शक था कि वो कंजूस जो किसी को 1 रुपया न दे सके, भला वो पूरे गांव को भोजन कैसे करा सकता है। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। हमारे सेठ जी को बहुत दुख है, वो आप सभी को भोजन नहीं करा पा रहे हैं। आप सभी उनकी अच्छी सेहत के लिए भगवान से दुआ कीजिए। इतना बोलकर चंदू वहाँ से चला जाता है। यार, जब मैंने सेठ जी को छोड़ा था तब तो वो बिल्कुल ठीक थे। जरूर ये कंजूस सेठ सभी गांव वालों से बीमार होने का नाटक कर रहा है ताकि इससे सभी को भोजन न कराना पड़े। इतना बोलकर मुकेश गांव के एक डॉक्टर के पास जाता है। अयो नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते मुकेश, और बताओ कैसे आना हुआ, सब ठीक तो है ना? अयो सब ठीक है जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। बस दरअसल। फिर मुकेश डॉक्टर को सारी बात बताता है। अच्छा, तो ये बात है, कोई बात नहीं, मेरे पास इसका भी एक उपाय है। फिर डॉक्टर मुकेश के कान में फुसफुसाता है। क्या बात है डॉक्टर साहब, अब आएगा ना मजा। अरे उठ जाइए जी, देखिए सूरज निकल चुका है। अरे सोने दो कोमल, मुझे बहुत जोर की नींद आ रही है। हाँ? उठ जाइए जी, आपको आज के विशाल भोजन की व्यवस्था नहीं करनी? अरे कौन सा भोजन, आज कोई भोजन नहीं है। सेठ के इतना बोलते ही कोमल गुस्सा हो जाती है और एक बाल्टी पानी सेठ के ऊपर डाल देती है। सोते हुए आदमी को ऐसे उठाता है कोई क्या? आपको गांव वालों के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं करनी है क्या? तुमसे अभी बोला था कि आज कोई भोजन वोजन नहीं है। क्या? ये क्या कह रहे हो आप? वो क्या है ना भाग्यवान, कल मेरी नाव में जो दुर्घटना हुई थी उसके कारण मैं अब चल फिर नहीं पा रहा हूँ। क्या? पर आपने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों नहीं बताई? वो क्या है ना भाग्यवान, ये बात बताकर मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। आप भी कैसी बात करते हो, भला इसमें तकलीफ कैसी? थोड़ी देर बाद गांव वाले आने वाले हैं, अब क्या होगा? तुम चिंता मत करो, कोई नहीं आएगा। मैंने चंदू को भेजकर कल रात ही गाँव वालों से मना कर दिया था। तभी सेठ के घर मुकेश डॉक्टर के साथ आ जाता है। अय्या प्रणाम सेठ जी। हाँ बोलो मुकेश, कैसे आना हुआ? अय्या सेठ जी, ये क्या, मैंने सुना कि कल की दुर्घटना के बाद आपके पैरों ने काम करना बंद कर दिया जे, तो बस सोचा कि आपका हाल चाल देख आऊं। अच्छा अच्छा, और डॉक्टर साहब आपका कैसे आना हुआ? मैं यहीं से गुजर रहा था, रास्ते में मुझे मुकेश मिला तो उसने मुझे आपके बारे में बताया। मैंने सोचा कि मैं भी आपका हाल चाल लेता चलूं। अच्छा किया कि आप आए। अब मुझे बहुत आराम है, अब आप लोग जा सकते हैं। अरे घर आए मेहमानों से कोई ऐसे बात करता है क्या? रहने दीजिए भाभी जी, हमारे सेठ जी का स्वभाव ऐसा ही है। अच्छा सेठ जी, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं आपके पैरों की थोड़ी जांच कर सकता हूँ? डॉक्टर की ये बात सुनते ही सेठ घबरा जाता है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दे सकता। अरे आपकी इजाजत मांगता कौन है? डॉक्टर साहब, आप इनकी जांच कीजिए। कोमल के इतना बोलते ही डॉक्टर सेठ के पैरों की जांच शुरू कर देता है। अच्छा, तो मुकेश सही कह रहा था, ये सेठ पैर खराब होने का खाली नाटक कर रहा है ताकि इसे गाँव वालों को खाना न खिलाना पड़े। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है इन्हें? ये ठीक तो है ना? नहीं नहीं भाभी जी, कुछ ठीक नहीं है। दरअसल सेठ जी के पैरों में कुछ ज्यादा ही चोट आ गई है। डॉक्टर की ये बात सुनते ही सेठ अपने मन में सोचता है, अरे मैं तो इसे बहुत समझदार डॉक्टर समझता था, ये तो एक नंबर का झोला छाप निकला। तो डॉक्टर साहब, इसका कोई इलाज है? हाँ भाभी जी, इसका इलाज है मेरे पास। फिर डॉक्टर अपने बैग में से एक बड़ा सा इंजेक्शन निकालता है। देखना, अब ये इंजेक्शन लगाते ही सेठ जी कैसे दौड़ने लगते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसा क्या है जी इस इंजेक्शन में? दरअसल मुकेश, ये ऐसा इंजेक्शन है जो किसी भी खराब पैर को ठीक कर सकता है, पर इसमें एक खतरा है। अयो खतरा? कैसा खतरा डॉक्टर साहब? अगर गलती से ये इंजेक्शन किसी स्वस्थ व्यक्ति को लग जाए तो ये इंजेक्शन उस व्यक्ति के पैरों को हमेशा के लिए खराब कर सकता है। ये सुनते ही सेठ के होश उड़ जाते हैं। ऐसा करो मुकेश, तुम सेठ जी के दोनों हाथ पकड़ लो
और भाभी आप सेठ जी के दोनों पैरों को पकड़ लीजिए। पर वो किस लिए डॉक्टर साहब? दरअसल इस इंजेक्शन से सेठ जी को बहुत दर्द होगा। ये सुनते ही सेठ घबरा जाता है। नहीं नहीं, मैं ये इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा। नहीं जी, आपको ये इंजेक्शन लगवाने ही होंगे। ये इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे तो आप ठीक कैसे होंगे? इसके बाद तीनों सेठ की ओर बढ़ने लगते हैं। बेटा हीरालाल, अगर जिंदगी भर अपने पैरों पर चलना है तो यहाँ से भाग ले, नहीं तो ये डॉक्टर आज तुझे छोड़ेगा नहीं। इतना बोलकर सेठ उठकर वहाँ से भागने लगता है। मुबारक हो भाभी जी, सेठ जी के दोनों पैर ठीक हो गए। ये सब देखकर कोमल को सब कुछ समझ आ जाता है। इन्होंने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला, मैं छोड़ूंगी नहीं इन्हें। इतना बोलकर कोमल बेलन लेकर सेठ हीरालाल के पीछे भागने लगती है। आज तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। अरे कोमल, मुझे माफ कर दो, मैंने तो पैसे बचाने के लिए नाटक किया था। नहीं, आज मैं आपको आपकी कंजूसी के लिए सबक सिखा के रहूंगी। मुझे माफ कर दो कोमल, जैसा तुम कहोगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। सच? हाँ कोमल, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब मैं कभी कंजूसी नहीं करूँगा। अब ये बताओ, गाँव वालों को भोजन कब कराओगे? कल ही करा दूंगा कोमल, अब तो मुझे माफ कर दो। ठीक है जी, मैंने आपको माफ कर दिया। अगले दिन सेठ पूरे गांव वालों को भोजन करा